आज की वीडियो के अंदर आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही हैं रिसेंटली वीडियो टॉपिक्स के ऊपर वो हैं जर्मन लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। टॉपिक है व्हाट मेक्स जर्मन डिफ़िकल्ट टू लर्न। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने अपनी जो जर्मन लैंग्वेज लर्निंग की जो जर्नी है उसको मैंने रिकॉल किया और उसमें से मैंने 3 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर मुझे डिफ़िकल्टी हुई थी जर्मन लैंग्वेज को सीखते वक्त या स्पोकन जर्मन को सीखते वक्त। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को, जो लोग अभी अपनी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इस फेज़ में हैं, उनको एक हेड्स अप मिल जाए, या अगर वो ऑलरेडी यही चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उनके लिए ये नॉर्मलाइज हो जाए कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा बल्कि ये बहुत सारे और भी लोगों के साथ होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ पहला पॉइंट शेयर करूंगा। जो पहला पॉइंट है वो है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का देखें यार, ये है कि हम लोगों की जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, जैसे मेरी जो अब नेटिव लैंग्वेज थी उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो जर्मन में जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वर्ड के, उनकी प्रोनाउंसिएशन हमने कभी सुनी नहीं होती, वो हमारे लिए फेमिलियर नहीं होती। चाहे वो आप उर्दू लगा लें इस लिहाज से या इंग्लिश लगा लें, इंग्लिश भी क्योंकि सब लोग आप लोग बोलते हैं, तो आपकी नेटिव लैंग्वेज हो जो भी उर्दू या हिंदी, उससे और इंग्लिश से बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई दफ़ा हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि अब जर्मन जो वर्ड्स हैं उमलाउट के साथ, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे प्रोनाउंसिएशन में शुरू के अंदर, क्योंकि मैंने वो साउंड पहले सुनी नहीं होती थी। सुनी भी होती थी जब मैं रेडियो वगैरह से सुनता भी था, तब भी मैंने कभी वो खुद से वो लफ्ज़ अदा नहीं किए होते थे, खुद से वो लफ्ज़ बोले नहीं होते थे। तो वो बहुत मुश्किल होता है वो एग्जैक्ट साउंड, उस कॉम्बिनेशन को निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है भोजन, ठीक है, जिसके स्पेलिंग आपको पता है, जो भोत है वो ब्रेड को कहते हैं और भोजन छोटी ब्रेड को कहते हैं। तो BRO उमलाउट, उमलाउट जो है वो OE की साउंड अपने कंबाइन करनी होती है, और TCHEN। अब ये जो O उमलाउट की साउंड है ये हमारी लैंग्वेजेस में होती नहीं है ना, इंग्लिश में होती है। तो इसको जब आप किसी वर्ड के बीच में यूज़ करते हैं तो वो बड़ी एक प्रॉब्लम आती है। और जब आप फ्लो में एक सेंटेंस बोल रहे होते हैं, मुझे याद है कि जब मैं कोई भी सेंटेंस फ्लो में बोल रहा था तो बीच में उमलाउट आता था, तो वो सारा उसका जो है ना वो टेम्पो टूट जाता था, क्योंकि उमलाउट के साथ जब तक आप सही तरह से वर्ड को प्रोनाउंस ना करें तो अगले को वो मीनिंग क्लियर नहीं होता। तो मुझे प्रोनाउंसिएशन ने जो है वो शुरू के अंदर काफ़ी इसमें दिक्कत आई, ये मुश्किल जो है वो पेश आई, और मोस्टली सब लोगों को आती है जिनकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो यूरोपियन लैंग्वेजेस से डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जो स्लाविक लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ यूरोपियन नहीं मैं कहूँगा, बल्कि जो इंग्लिश जर्मन फैमिली की लैंग्वेजेस से बाहर की लैंग्वेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल जो लोग पोलिश बोलते हैं या चेक बोलते हैं या रशियन बोलते हैं, उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो आर जो है, जो आर की साउंड है, जर्मन में आर नहीं होता इस तरह का प्लेन, उनका आर जो है वो बड़ा वो रोलिंग आर नहीं होता, वो बड़ा हमारा रे की तरह का आर होता है, जो रशियन वगैरह का जो आर होता है। जर्मन में जो आर है वो एह की साउंड करता है। अब हमारी जो ज़बान है उसके अंदर गैन या खे, जिस तरह ये वाले वर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो हमें इसमें ईजी हो जाती है। मगर अब जैसे एक वर्ड है थॉट्सटेम, ठीक है, फिर भी जिसको कहते हैं, अब बहुत सारे लोग आपने देखा होगा थॉट्सटेम को थ्रॉट्सडेम प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि वो टी और आर का जो कॉम्बिनेशन है थॉ, वो उसको कह ही नहीं सकते, ठीक है। ये फ्रेंच में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो प्रोनाउंसिएशन में जगह जगह आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे एक मेरे जहन में एग्जांपल आई है, सबसे मुश्किल, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जर्मन वर्ड्स जिसको कहते हैं टंग ट्विस्टर, ही आप उसको कह सकते हैं, वो लोगों से प्रोनाउंस नहीं होता, आइशंशन, ठीक है। ये स्क्विरल को कहते हैं, या उर्दू में इसको गुलहरी कहते हैं। अब इसको अगर आप डिवाइड करें, आइशंशन, ठीक है, तो ये प्रोनाउंस आपसे किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसकी आप स्पेलिंग देखें, IEICHHO उमलाउट RNCHEN, आइशंशन। अभी तो मैं बड़ी तेज़ी से इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन अभी अगर आप लर्निंग फेज़ में हैं, इनिशियल फेज़ में हैं, तो आप लोग ये वर्ड प्रोनाउंस करके देखिएगा। तो जो स्क्विरल है, जिसको गुलहरी कहते हैं, आइशंशन, तो आपको पता लगेगा कि कितना मुश्किल है इसके फ्लो को आपस में इकट्ठा करना और फिर ये वर्ड स्मूथली बोलना सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। अब प्रैक्टिस कर करके ये हो गया, लेकिन इनिशियल फेज़ में काफ़ी ये टफ होता है। तो और प्रोनाउंसिएशन का, जैसे मैं आप लोगों को अक्सर जर्मन वीडियोस में कहता हूँ कि मेरी यही प्रेफरेंस होती थी हमेशा, और है अभी भी, कि प्रोनाउंसिएशन कोशिश करो कि जो नेटिव है उसके करीब करीब पहुँचो, अगर वैसी नहीं भी तो मोर और लेस उसके पास आप आओ। क्योंकि देखो
ये स्पेसिफिकली मैं जर्मन में कहूँगा, क्योंकि जो इंग्लिश है वो तो आप, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में गए हैं तो किंडरगार्टन से बहुत यंग एज से आप इंग्लिश जो है वो सीखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, देखते आ रहे हो। लेकिन जर्मन आप सीखने शुरू करते हो 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में। तो उस वक्त आप जब एक लैंग्वेज सीख रहे होते हो बिल्कुल ज़ीरो से, तो आप फिर नेटिव को जो प्रोनाउंसिएशन है उसको आप क्यों ना एम करो, उसी को आपको एम रखना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश के साथ उसका कंपैरिजन उस तरह से मत करो। इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हर मुल्क में लोगों के अपने एक्सेंट्स होते हैं जिससे वो इंग्लिश बोलते हैं और उनके लिए वो नॉर्मल होता है, ठीक है। इंग्लिश में कोई ये नहीं होता कि अगर आपने इस एक्सेंट से बोला तो किसी को समझ नहीं आएगी। जर्मन जो है ना वो एक लैंग्वेज है जर्मनी की, जो दाख रीजन में होती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में, लिechtenstein में। तो ये रीजन जो है ये इतना बड़ा नहीं है कि पूरी दुनिया में ये फैला हो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जितना आप नेटिव से करीब साउंड करोगे उतना ही लैंग्वेज आपका बैरियर जो है वो कम होगा और उनको कन्वीनियंट होगा आपको आपकी बात को समझना, ठीक है। ये एंड गोल तो यही होता है ना लैंग्वेज का, इंप्रेस करने के लिए तो आप बोलते नहीं हो, अपने काम निकालने के लिए लैंग्वेज बोलते हो, बेसिकली ज़िंदगी को स्मूथ बनाने के लिए। तो इसलिए इसको इंग्लिश की तरह ट्रीट मत करना, क्योंकि इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं, हम ग्रामर ठीक बोल रहे थे, हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता है, तो हम प्रोनाउंसिएशन क्यों ऐसे बोले। अब जैसे काफ़ी सारे हमारे साउथ एशियंस जो हैं उनकी हमारी लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक चीज़ की में कि जर्मन में जो ई है, यानी कि इंग्लिश में जो ई लिखते हैं उसको जर्मन में ए प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। लिखते ई हैं लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक जो है वो ए है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इश हाबर, ठीक है। हाबर जो है वो HABE इसके स्पेलिंग से, और ये हाबन से निकला, टू हैव ये वर्ब है, और इश हाबर ये उसकी कॉन्जुगेशन है, आई हैव। बहुत सारे क्या करते हैं लोग कि वो यहाँ पे जो ई की रियल फोनेटिक है वो ए है, उसको एज इट इज यूज कर देते हैं। वो कहते हैं इश हाबे, ठीक है, इश हाबे आईने। अब ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इनकरेक्ट साउंड होती है, और कईयों को तो आप इस तरह से कहें तो वो आपको नेटिव स्पीकर कहेगा क्या, यानी मुझे समझ ही नहीं है कि ये तुमने क्या किया अभी भी। तो इश हाबे की बजाय अगर आप कहें कि इश हाब, तो वो एक ज़्यादा जो है ना वो उसको इम्पैक्ट देगा आपके मैसेज को स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में। ये है प्रोनाउंसिएशन की सारी गेम। तो जर्मन को इंग्लिश की तरह ट्रीट मत करो कि इंटरनेशनल है, हमारी अपनी एक्सेंट है, हमें लोगों को पसंद लोगों को समझ आते हैं तो इसलिए ओके। जर्मनी में जो लोग जर्मन बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड जर्मन बोलते हैं, उनके साथ आपने कम्युनिकेट करना है, तो इसलिए मैसेज वैसे ही कन्वे होना चाहिए उन्हीं साउंड्स में। तो मुझे प्रोनाउंसिएशन में शुरू में ये कॉम्बिनेशंस क्योंकि कभी बोले नहीं थे, कभी सुने नहीं थे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे मुश्किलात पेश आई। दूसरा पॉइंट, ग्रामर। ग्रामर का यार ये है कि ग्रामर के बारे में मेरी राय ये है कि ग्रामर अगर आपने सीखनी है, अगर आपका इंटरेस्ट है, जर्मन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर सीखें। अब इसमें भी दो ग्रुप्स होते हैं लोगों के जर्मनी में जो होते हैं। एक ग्रुप वो है जो मेजॉरिटी का ग्रुप है जिन्होंने पढ़ाई इंग्लिश में की होती है, जैसे कि मैं हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई इंग्लिश में की, और बाद में वो जॉब कर रहे होते हैं। जॉब के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं अगर वो जर्मन लैंग्वेज बोलें, ठीक है। उनका जर्मन लिखने से बहुत कम जो है ना वो वास्ता होता है, ठीक है। अगर वो जर्मन स्पीकिंग जॉब में है तो वो बोलेंगे ज़्यादा, ईमेल्स वगैरह लिखते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। जो लोग, दूसरा जो छोटा ग्रुप है जर्मनी में अभी तक, वो वाला ग्रुप है जो जर्मनी में जर्मन टॉट बैचलर्स या जर्मन टॉट मास्टर्स में पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। उन लोगों को तो मैं ऑफ कोर्स यही कहूँगा कि, और उनके इसके अलावा उनका कोई चारा भी नहीं है कि वो फुल फ्लेजेडली ग्रामर सीखें, उसके सारे रूल्स सीखें। अगर कोई उसमें पैटर्न है तो वो पैटर्न से सीखें, नहीं तो उसका रट्टा अगर लगाना है जिससे उनको कुछ चीज़ें मेमोराइज करनी है, रट्टा तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें आपको उसमें प्लेन मेमोराइज करनी पड़ती हैं, तो उनको तो सीखनी होगी और सीखनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जर्मन में अगर आपने पढ़ाई करनी है तो इसका मतलब है आपने एग्जाम्स जर्मन में लिखने हैं, तो उसमें तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर नहीं सकते, उसमें तो आपके नंबर कटेंगे और वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। मगर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ ग्रामर के लिए यहाँ पे जो जर्मनी में काम कर रहे हैं और साथ साथ वो अपनी स्पोकन जर्मन रखना चाहते हैं ताकि उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएं जॉब की या यहाँ पे ज़िंदगी की या यहाँ पे इंटीग्रेट होने की, ये जो भी उन्होंने फ़ायदा उठाना लैंग्वेज से। उसलिए मैं हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊँ कि मैं ग्रामर को हमेशा बैक बेंच पे रखता था, क्योंकि मैं उतनी ग्रामर ही
एब्जॉर्ब करता था जितनी मुझे लगता था कि नेसेसरी है, कि जो एक मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसके अंदर ये ग्रामर इतनी मुझे रिक्वायर्ड है, उसके अलावा गुजारा हो नहीं सकता, वो आपको ज़रूर लेनी है। लेकिन अगर मैं इतनी डिटेल्स में जाना शुरू हो जाता ग्रामर की कि अब ये कंजक्टिव आइंस क्या है, स्वाय क्या है, ये एक्यूजेटिव है, ये डाटिव है, ये नॉमिनेटिव है, उसके अलावा जो आर्टिकल्स हैं डेयर दी दास, उसमें हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें बिल्कुल ही अलग मुज़क्कर और मोनस यानी मेल और फीमेल है। अब जर्मन में वो बिल्कुल अलग है, कुछ न्यूट्रल है, कुछ मेल है, फीमेल है। तो वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आते रहते हैं, जब आप नेटिव्स के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं, जब आप सुनते रहते हैं, सोसाइटी में आप लोग फिरते हैं, तो वो आप एक्वायर करते रहते हैं कॉन्शियसली अपनी सराउंडिंग से। तो ग्रामर का मेरा यही असूल था कि उसको मैंने कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही होती थी स्पोकन की सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, क्योंकि अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन निकाल जाओ तो आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो भी ओमिट हो जाती हैं मोर और लेस। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जानबूझ के ही करो, लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप शुरू में आपने एक अपना फ्लो उठाना होता है, ट्रैक पे आना होता है, तो आप ग्रामर को इग्नोर कर सकते हो। ये चीज़ आपको मसला देगी। कई लोग होते हैं वो ग्रामर के अंदर इतना घुस जाते हैं कि ग्रामर उनको डीमोटिवेट कर देती है और वो बिल्कुल ही लैंग्वेज लर्निंग अपनी स्टॉप कर देते हैं। इसलिए मैं ये पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ कि ग्रामर आप ज़रूर सीखो एक लिमिट तक, जहाँ तक आपको वो बोर ना लगे, जहाँ आपको ज़रा सा फील हो कि यार ये रूल सेंस नहीं दे रहे, ये मुझे याद करने पड़ रहे हैं, वहाँ पे आप दोबारा अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, प्रोनाउंसिएशन पे आ जाओ, फ्लुएंसी पे आ जाओ और ग्रामर को बैक बेंच पे ले आओ। ये उनके लिए जो खाली स्पोकन जर्मन यूज़ करना चाहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी मेरी दूसरी हर्डल थी जब मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रहा था, कि ग्रामर जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो तंग करती थी। थर्ड पॉइंट जो मेरा जिसने मुझे प्रॉब्लम पहुंचाया या जो आपको भी प्रॉब्लम दे सकता है जर्मन लैंग्वेज सीखते वक्त, वो है स्टार्टिंग फेज। जब मुझे ये फीलिंग हुई, अगेन अपनी पर्सनल एग्जांपल से मैं शेयर करता हूँ, कि जब मैंने शुरू में अल्फ़ाबेट सीख लिए सारे, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स की जो फोनेटिक्स होती हैं वो सीख ली। अब आपको जो हफ्तों में दिनों के नाम हैं वो भी आ गए, महीनों के नाम भी आ गए, आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पता लग गया, वर्ब की पोजीशन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे आना है। तब आपको ये फील होता है कि यार मुझे काफ़ी ज़्यादा अब तो यानी कि नॉलेज आ गया है इस फॉरेन लैंग्वेज का, अब तो मुझे कुछ बोल लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जब आप कॉन्वर्सेशन करने लगते हो, ठीक है, किसी नेटिव के साथ या इवन नॉन नेटिव के साथ भी जो लैंग्वेज बोलता हो, तो आपको ये होता है कि यार अच्छा मैंने अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दिया, अब आगे क्या कहूँ, अब मुझे आगे तो इतनी तो है ही नहीं है, वोकेबलरी भी जो है वो लिमिटेड ही है, 50 या 50 वर्ड ही हैं अभी मेरे पास, तो कैसे मैं उनको कॉन्जुगेट करके कैसे मैं अपनी बात एक्सप्रेस करूं। तो जो स्टार्टिंग फेज होती है ना, उसमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। और मुझे भी ये फील होता है कि मेरे साथ भी यूँ हुआ कि जब मैंने शुरू में पहले महीने में जो कोर्स स्टार्ट कर दिया मैंने, जो हमारी यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा था, उसके साथ मैं जो है मैंने आपको बताया था कि मेरी एक उस वक्त पार्टनर थी, जर्मन पार्टनर थी, जिसके साथ मैं जो हूँ वो ये प्रैक्टिस करता था। तो उसने एक बड़ी अच्छी मेरे साथ जो है ना वो प्रैक्टिस की, जो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा अगर आप लोग भी कर सकें, कि जब मैंने ये नोट किया कि एक महीने के एंड तक मैं काफ़ी सारी जो है वो मुझे वर्ड्स आ गए हैं, वोकेबलरी आ गई है, मैं कुछ इवन रीडिंग भी आ गई है, जो दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन था, जैसे एस और पी, शे की साउंड होता है, जैसे स्पीलन, स्पेलिंग उसके SPIELEN होते हैं, खेलने को कहते हैं लेकिन कहते हैं स्पीलन है। या जैसे एस और टी के कॉम्बिनेशन शे होता है, जैसे स्टाक, STARK, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह की मुझे कॉम्बिनेशन आ गए थे, लेकिन बोलने की बारी मुझसे हो नहीं रहा था। तो मैंने यूँ किया कि जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, आपको याद होगा इंग्लिश आप सीखते थे अपने स्कूल में, किंडरगार्टन में, तो आपको सबसे पहले कहते थे कि यार एक ऐसे लिखो माई सेल्फ के ऊपर, ठीक है, कि माई नेम इज़ दिस, और आई एम दिस मच ईयर्स ओल्ड एंड आई लिव हियर एंड लाइक टू ईट दिस फूड व्हाटएवर। तो इस तरह का ऐसे हमें भी उन्होंने दिया बेसिकली क्लास में कि यार अपनी अपनी वो लिख के आओ कि यार आज मुझे होमवर्क मिला, ich habe Hausaufgabe, ich habe das gekocht or whatever, और meine Zimmer, ich habe zwei, ich wohne in einer WG, जो भी आप अपने बारे में बताना चाहते थे। तो मैंने वो 6-7 सेंटेंसेस लिखे हुए थे। तो मेरी जो लैंग्वेज पार्टनर थी उसने यूँ किया कि उसने मुझे कहा कि ये जो तुमने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, बजाय इसके कि सिर्फ ये तुम मुझे पढ़ के सुनाओ और इनका मीनिंग बताओ, मैं इन सेंटेंसेस के क्वेश्चंस खुद से बना लेती हूँ जर्मन में, ठीक है। कि मैं तुमसे पूछ लूँगी, अगर तुमने लिखा हुआ है कि मैं जो हूँ वो एक वेगे में रहता हूँ या मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम अपार्टमेंट में रहते हो, क्या तुम स्टूडेंट डॉर्मेटरी में रहते हो, स्टूडेंट वोनहाइम में रहते हो।
तो इस तरह से उसने मुझसे क्वेश्चन की और मैंने जो अपना ऐसे प्रिपेयर किया हुआ था होमवर्क के लिए वो मैंने उसको 1 बाय 1 आंसर किए जर्मन में। तो वो जब 5-7 मिनट की 10 मिनट की जो कॉन्वर्सेशन हुई वो पूरी इंटायरली जर्मन में हुई। उसके जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स ऑलरेडी मेरे पास थे, ठीक है। और क्वेश्चंस में भी कई ऐसे वर्ड थे जिनके मुझे मीनिंग नहीं पता था, लेकिन मुझे उसका फ्लो और आइडिया था कि हाँ इस क्वेश्चन है और इसका ये आंसर होगा, क्योंकि 70-60% मुझे पता था कि वो क्या क्वेश्चन है। तो इससे ये एक बूस्ट मिला कि यार मैंने फॉरेन लैंग्वेज में 10 मिनट एक कॉन्वर्सेशन होल्ड की है एक नेटिव स्पीकर के साथ। तो क्योंकि इनिशियल फेज में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार क्यों नहीं प्रोग्रेस, क्यों नहीं हो रही, कब 3 महीने बाद बोलना शुरू हो जाऊंगा, 4 महीने बाद बोलना शुरू हो जाऊंगा, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। तो ये एक सजेशन है, टिप है जो आप लोग भी कर सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास भी कोई इस तरह का पार्टनर है तो आप उसके साथ भी यूं कर सकते हैं कि जो भी आपने अपने बारे में जुमले तैयार किए हैं या कोई भी आप टॉपिक ले लें, आप एक टॉपिक ले लें कि आपने एक मूवी देखी है। अब मूवी के ऊपर 3-4 चीज़ें आपने डिस्कस करनी है कि मूवी अच्छी थी, बुरी थी, श्लेष्ट, ज़ेर गुड, उसमें एक्टर कौन थे, शाउस्पीलर, वो क्या था, मूवी लंबी कितनी थी, मूवी जो है वो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा या नहीं। 3-4 इस तरह के एक सेक्शन ले लें और वो आपका जो पार्टनर है वो आपसे क्वेश्चन पूछे मूवी के बारे में और आप उसको आंसर दें। तो फिर आपको यही लगेगा कि ये पहली मैं कॉन्वर्सेशंस की बात कर रहा हूँ कि यार मैं एक कॉन्वर्सेशन होल्ड कर रहा हूँ। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट होगा कि मैं एक फॉरेन लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ एक जर्मन स्पीकर के साथ, चाहे वो नेटिव ना भी हो, वो कोई भी फ्लुएंट जर्मन स्पीकर भी हो सकता है। तो इसमें मुझे जब फ्रस्ट्रेशन हुई तो ये मुझे चीज़ बहुत हेल्प की। लेकिन स्टार्टिंग फेज में ये चीज़ मैं बहुत सोचता था कि अभी, हालांकि इतना टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि मुझे इतनी खुद से ही इतनी जो है वो जल्दी थी, मैं इतना एंथुजियास्टिक था कि जल्दी से मैं बस जो है ना वो बोलना शुरू हो जाऊँ, क्योंकि हमें फ़ौरन रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। मगर ये याद रखें आप कि लैंग्वेज लर्निंग जो है ना ये एक बड़ा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। इसमें आप इंप्रूवमेंट देखेंगे थोड़ी थोड़ी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। जैसे बच्चा होता है, मैंने एक शुरू में वीडियो में भी बताया था कि बच्चा जो है वो जब नेचुरली लैंग्वेज एक्वायर कर रहा होता है तो उसको 2-4 ही इसकी छोटी मोटी वोकैबुलरी होती है, वो 2-4 ही चीज़ें करता है, उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है अगर उसने कोई चीज़ मांगनी हो तो अटेंशन लेने के लिए। तो हमारा ये है कि हम जो है वो उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ रोते नहीं है लेकिन हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है, तो फिर हम इंग्लिश का यूज़ कर देते हैं या कुछ और कर देते हैं। इसलिए इस चीज़ से आप लोग मत घबराइएगा अगर आप शुरू में 2-3 महीने लगे हुए एफर्ट करने लेकिन आपसे फिर भी जुमले नहीं बन रहे, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। ये 3 चीज़ें थी मेरे हिसाब में जिनको मैं ये कह सकता हूँ कि दीज थिंग्स दे मेक जर्मन लैंग्वेज डिफिकल्ट टू लर्न, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और जो स्टार्टिंग फेज। आप लोग मुझे ये लिख के बताएं कमेंट्स में कि आप लोग अभी जर्मन लैंग्वेज लर्निंग की किस फेज़ में हैं और क्या आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम्स पेश आई, या हो सकता है कि आप लोगों ने ये प्रॉब्लम्स एज सच फील ना की हों। गुड इनफ, ये तो और भी अच्छी बात है। और उसके अलावा मुझे साथ, और हाँ, और अगर आप लोगों ने ये प्रॉब्लम्स इनकाउंटर की और इनको ओवरकम किए तो अपने सजेशन सबके साथ शेयर करें ताकि बाकियों को भी फ़ायदा हो। और उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड, स्पोकन जर्मन से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। एंड मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।